नेक्स्ट हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड देखेंगे, टाइप 2। ये है आपका यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास T1 T2 T3 ये सारे मान लीजिए टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस हैं, है ना। और यहां पे हम देख रहे हैं कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सम टाइम्स आर इन एपी एंड सम टाइम्स आर इन जीपी। यानी दो ये टर्म्स खुद एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन इनके जो ये करस्पॉन्डिंग मतलब सक्सेसिव टर्म्स हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इसका डिफरेंस जब हम देखते हैं तो ये डिफरेंस कभी कभी एपी में आ जाता है और कभी कभी जीपी में आ जाता है। तो ऐसे सीरीज का हम क्या करते हैं, nth टर्म कंप्यूट करते हैं, nth टर्म कंप्यूट करते हैं और फिर सिग्मा नोटेशन यूज करके हम लोग सम निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ खास बातें। पहले खास बात यह है कि अगर मान लीजिए kth ऑर्डर ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देन rth टर्म इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास T2 माइनस ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस आपका एपी में है या कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो इसका जो जनरल टर्म होगा ना वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस कहने का मतलब कि अगर ये सारे टर्म्स को अब नया प्रोग्रेशन या नया सीक्वेंस बना लें हम, और अब इसका डिफरेंस ये कांस्टेंट आ जाए तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस हो जाता है। और सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा उसका जनरल टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमारे पास 1 3 5 7 ये एपी में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनका डिफरेंस देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का भी डिफरेंस है 2, इन दोनों का भी डिफरेंस है 2। ठीक है, तो ये एपी में है। ठीक है, ये तो सॉरी एपी में तो है ही ये। ठीक है, 1 3 5 7 कॉमन डिफरेंस 2 दिख रहा है, तो ये तो साफ साफ एपी में है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये स्टैब्लिश करना चाहता हूं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, तो इसका जनरल टर्म होगा वो लीनियर इन एन होगा, यानी डिग्री 1 का होगा। ठीक है, और यहां से चेक भी कर सकते हैं कि इसका डिफरेंस 2 है। अगर इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, तो इसका जनरल टर्म जो होना चाहिए था ना, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म होना चाहिए था आपका लीनियर होना चाहिए था, यानी an प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए था। तो देखते हैं कि है कि नहीं। तो हमें तो पता है कि ये एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका rth टर्म या nth टर्म तो हम निकाल ही सकते हैं। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे हमें हो गया 2n-1। तो ये दिख ही रहा है an प्लस बी के फॉर्म में, जहां एन ए की वैल्यू आपकी 2 है और बी की वैल्यू -1 है। ठीक है क्या, तो ये आपका इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। एक और तरीका इसको हम लोग जो देखते हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो स्टैंडर्ड मेथड ये कहता है कि आप एस लिखिए, यानी सम ऑफ द सीरीज लिखिए, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, एन प्लस सो ऑन, और मान लेते हैं इसका nth टर्म हमारा Tn है। इसी सीरीज को आप वापस से लिखिए, लेकिन एक बार एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए। ठीक है, इस बार आप क्या करिए, एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए। तो यहां पे प्लस T(n-1) एन प्लस T(n) हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो 0 हो गया। यहां से आपके पास देखिए 1 + 2 + 2 + 2 अप टू यहां तक आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका -Tn हो गया। तो यहां से देखिएगा तो आपका Tn बड़े आसानी से निकल जाएगा। Tn हो गया आपका, और ये यहां से यहां तक कितने बार आया है, तो n-1 टाइम्स, है ना, ये n-1 टाइम्स आया है। तो ये हो जाएगा 1 + ट्वाइस ऑफ n-1, जो हमें दे देता है 2n-1। तो स्टैंडर्ड मेथड तो निकालने का ये है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां पे 3 7 14 24, तो यहां फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस देखते हैं। तो इनका डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है आपके पास 7,
इसका डिफरेंस है आपके पास 10। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया। सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस देखते हैं। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इसका है 3, इसका है 3 एंड सो ऑन। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इसका कांस्टेंट है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो इसका जो nth टर्म होगा वो n में क्वाड्रेटिक होगा। तो यानी ये बन जाएगा आपका a ऑफ n स्क्वेयर प्लस b ऑफ n प्लस c। इस फॉर्म में आपका इसका जनरल टर्म आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आपका जनरल टर्म आएगा। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि एक्चुअली इस टर्म में आता है कि नहीं। ठीक है, तो आप अगर देखें यहां पे, ठीक है, तो s वापस से हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 14 प्लस सो ऑन प्लस हमारा tn हो गया, है ना। इसी s को वापस से लिखते हैं, तो ये 3 प्लस 7, ठीक है, 3 प्लस 7 प्लस सो ऑन, ठीक है, एंड प्लस t ऑफ n माइनस 1 एंड प्लस tn आ गया। ठीक है क्या, आप एक 24 भी यहाँ लिख ही लीजिए ताकि आसानी होगा कैलकुलेशन में। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 0, और इधर से वैल्यू आपके पास बची 3 प्लस ये 7 माइनस 3 आपका आ गया 4, ठीक है, 14 माइनस 7 7, ये 10, है ना, प्लस सो ऑन और माइनस tn। तो यहाँ से tn की वैल्यू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म्स हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये tn की वैल्यू हो जाती है 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस सो ऑन, है ना, और ये कितने टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म्स हैं। ठीक है क्या, और क्या आपको ये बात दिख रही है कि ये n माइनस 1 टर्म्स जो हैं वो खुद AP में है, जिसका फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इसका सम तो हम निकाल ही सकते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है क्या, तो ये सिंप्लीफाई करिएगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 टाइम अपॉन 2, और यहाँ पे बन गया 3n प्लस 2। ठीक है क्या, फाइनली अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 3 और ये बन जाएगा 3n स्क्वेयर, है ना, माइनस 3n एंड प्लस 2n, तो माइनस n माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो फाइनली अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 3n स्क्वेयर माइनस n, ठीक है, एंड प्लस 4 अपॉन 2। ये आपका जनरल टर्म आ गया इसका। ठीक है क्या, अब बात ये आती है कि जनरल टर्म तो आ गया, है ना, जनरल टर्म तो आ गया, अब सम कैसे निकालेंगे। तो सम तो बड़ा सिंपल सा है, तो Sn हमारा हो गया, और ये देखिए ये जनरल टर्म आ गया और ये क्वाड्रेटिक ही आया। तो यानी जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा जनरल टर्म क्वाड्रेटिक होना चाहिए था, वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसका जनरल टर्म ये आएगा और ये आया भी क्वाड्रेटिक। तो अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस अगर हमारा कांस्टेंट हो, तो हमारे पास जो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर थर्ड टर्म ऑफ द थर्ड थर्ड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस अगर हमारा कांस्टेंट हुआ तो फिर हमारा टर्म क्या हो जाएगा, जनरल टर्म क्यूबिक हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो Sn निकालने के लिए अब हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे समेशन Tn। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हाफ कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, समेशन ये बन जाएगा 3n स्क्वेयर माइनस समेशन n एंड समेशन 4। ठीक है, फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो 3n स्क्वेयर, n 3 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, और इसको बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ पे हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड प्लस 4n। सिंप्लीफाई करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका nth टर्म जो आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, तो हम nth टर्म निकाले कैसे। ठीक है, तो पहला मेथड तो यहाँ पे आपका ये है कि आप Tn मान लीजिए कि आपके पास n स्क्वायर प्लस bn प्लस c है, और a b और c को आपको निकालना होगा। तो वो कैसे निकालिएगा, तो n इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो आपको आपका फर्स्ट टर्म T1 मिल जाएगा। ठीक है, T1 क्या था 3,
और यहां से आपके पास a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। n इज इक्वल टू 2 डालिएगा तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा। सेकंड टर्म क्या था? 7। तो ये आपका है 4a प्लस 2b प्लस सी, है ना। और n इज इक्वल टू 3 रखिएगा तो t3 आपको मिल जाएगा 14, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 9a प्लस 3b प्लस सी। अब इसको सॉल्व करके सॉल्व एंड गेट a, b और c। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं होगा। तो इसका ना मैं एक और आपको शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट ये है कि इसका मेथड 2 बताता हूं। अब देखिए, क्वाड्रेटिक है तो मैं अपने टीएन को ना इस तरीके से नहीं लिखूंगा। मैं अपने टीएन को इस तरीके से लिखता हूं, p इंटू पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ n माइनस वन एन प्लस आर टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू n माइनस टू। अब आप बोलिएगा आपने इस तरीके से कैसे लिखा? तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो सिंप्लीफाई करने पे तो ये n में क्वाड्रेटिक ही तो आएगा, ठीक है। ये n में क्वाड्रेटिक ही तो आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर n में क्वाड्रेटिक आएगा तो क्वाड्रेटिक आप इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखिए, एक ही बात है ना। तो हम यहां से अब क्या करेंगे, जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो आपका t1 था 3, और ये बन जाएगा p, और बाकी सब टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है क्या। जब n इज इक्वल टू 2 डालिएगा तो डायरेक्टली आपको p का वैल्यू मिल गया। n इज इक्वल टू 2 डालिएगा तो आपका सेकंड टर्म हो गया 7, और 2 डालने पे ये वैल्यू आ जाएगी p प्लस q, और तीसरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो अब p की वैल्यू ऊपर में ऑलरेडी आप 3 निकाल चुके हैं, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। सिंपल। और n इज इक्वल टू 3 जब डालिएगा तो t3 आपका हो गया 14, और यहां से आपके पास t3 बनेगा p प्लस 2q एन प्लस 2r। पी क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो आर की वैल्यू सीधे सीधे यहां पे 3/2 आ गई। तो देयरफॉर आपका जो टीएन आया था, अब देखिए यहां पे सॉल्व करने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ज्यादा, यानी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो आपका टीएन सीधे सीधे आ जाएगा 3 प्लस, है ना, 4 टाइम्स ऑफ n माइनस वन एन प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू n माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप जनरल टर्म अपना निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये वैल्यू 3n स्क्वेयर माइनस n प्लस 4/2 आ जाएगी। तो आपको जो भी मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लगता है आप उस मेथड से अप्रोच कर सकते हैं सवाल सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया जब हमारे पास कांस्टेंट्स क्या थे, केथ ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, केथ ऑर्डर ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका केथ ऑर्डर ऑफ डिफरेंस जो है वो जीपी में आ जाए, ठीक है। जैसे इस केस में देखिए, इस एग्जांपल में तो यहां पे आप देखिएगा ना, तो यहां पे ऑर्डर मतलब अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो ये जीपी में आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है 8, तो ये 2 4 8 किस में आ गया? जीपी में आ गया। तो ऐसे केस में अगर kth ऑर्डर ऑफ डिफरेंस आर इन जीपी, तो rth टर्म ऑफ द सीक्वेंस हम इस तरीके से लिखते हैं। rth टर्म हो जाता है कांस्टेंट टाइम्स जो कॉमन रेशियो आया है जीपी का टू द पावर r एन प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस वन इन n। देखिए इतनी सारी चीजें आपको याद रहेंगी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको जो तरीका बताया था वही तरीका आप याद रखिए। जनरल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 7। प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट में भी ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत वो वैल्यू मिलने वाली है। तो प्लस टीएन, और फिर वापस से s इज इक्वल टू लिखेंगे एक एक टर्म शिफ्ट करके, तो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस सो ऑन, ठीक है। प्लस टी ऑफ n माइनस वन यहां होगा एन प्लस टी एन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस, तो ये सारे, ये वैल्यू आ गई 0, यहां पे आ गया 1 प्लस। अब यहां से आपका जीपी बनना शुरू होगा, इनफैक्ट पहले से ही जीपी बन जाएगा, तो यानी यहां से जीपी बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस हो गया 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड प्लस सो ऑन, यहां तक आएगा एन माइनस टी एन। तो ये अब अगर आप देखिए
तो ये हो गया जीपी ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स क्यों? क्योंकि हमने यहां से शुरू किया था और यहां पे खत्म किया, तो T1 से शुरू किया, Tn पे खत्म हुआ, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? एन टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है क्या? तो ये जीपी ऑफ एन टर्म्स विथ कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2। ठीक है क्या? तो यानी यहां से Tn सीधे सीधे हो जाएगा आपका इस जीपी का सम। तो जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन। तो ये सीधे सीधे आ गया 2 टू द पावर n-1। और देखो सेटिस्फाई भी करेगा। n इज इक्वल टू 1 डाला तो आपने 1, 2 डाला तो 3, 3 डाला तो 7, 4 डाला तो 15 एंड सो ऑन। ठीक है? अब जब आपको यहां पे अपना Tn मिल गया, तो अब सम निकालना तो बड़े आसान हो जाएगा। तो Sn निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n Tr, है ना? तो ये हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। Tr था आपका 2 टू द पावर r-1। ठीक है? अब सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन खोलेंगे। तो पहला समेशन अगर आप खोलेंगे तो अब यहां से भी थोड़ा सीखने की बात है। r इज इक्वल टू 1 टू n, 2 टू द पावर r अगर लिखते हो और माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1। ठीक है? तो ये वाला सीक्वेंस अगर आप देखोगे, ये वाला तो ये जीपी को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा जीपी? देखिए, r इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो 2, 2 रखिएगा तो 2 स्क्वेयर, 3 रखिएगा तो 2 क्यूब, और ये कहां तक जा रहा है? 2 टू द पावर n तक जा रहा है। तो ये सम लिखा हुआ है। ठीक है? तो इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है। इसकी वैल्यू तो होती है जीपी का सम फर्स्ट टर्म 2 टू द पावर, मतलब कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है? तो ये वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 2 टू द पावर n+1 - 2। ठीक है क्या? तो इसका सम आ चुका है। तो फाइनल आंसर जो हमें लिखना था यहां से, ठीक है, Sn हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर n+1 - 2 एंड यहां से -n। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस केस में आप देखिएगा, तो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 3। ठीक है? इसका डिफरेंस है 3, इसका डिफरेंस है 7, इसका डिफरेंस है 15। ठीक है? तो अभी डिफरेंस हमारा किसी में दिख नहीं रहा है, एपी में है कि जीपी में है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है? लेकिन अब इसका डिफरेंस देखिए 2, इसका डिफरेंस देखिए 4, इसका डिफरेंस देखिए 8। तो ये आपका अब जीपी आ गया। ठीक है? अब यहां से मैं समझाता हूं कि ये क्या कह रहा था, ये टर्म क्या कह रहा था। अब ये बोल रहा था कि अगर kth ऑर्डर डिफरेंस जीपी में आ जाता है, ठीक है, तो जो rth टर्म हम लोग लिखते हैं वो कांस्टेंट टाइम्स कॉमन रेशियो, जो जीपी का कॉमन रेशियो आया उसका पावर r, और प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। तो यहां पे भी देखिए, यहां पे इसको हम वैलिडेट भी कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जीपी में आ गया था, तो जो हमारा nth टर्म आया था वो आया था 2 टू द पावर, यानी कॉमन रेशियो टू द पावर कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो यानी 2 टू द पावर r, तो यहाँ पे n था तो यहाँ n ले लिया हमने, और प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही अगर आपका जीपी में था तो k-1 की वैल्यू 0 आ गई, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, और यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कांस्टेंट ही होता है। तो इसीलिए आपका ये जनरल टर्म आया था। इसी का यूज करके आप यहां पे अगर लिखिएगा, तो आपका जो जनरल टर्म इसका आएगा वो आएगा a टाइम्स कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है? 2। ठीक है? टू द पावर, देखिए a टाइम्स कॉमन रेशियो टू द पावर r, है ना, कॉमन रेशियो टू द पावर r, और प्लस एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आपका कांस्टेंट आया था, तो ये आ जाएगा फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इन r। ठीक है? एन नहीं यूज कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इन r, यानी बी आर प्लस सी, इस फॉर्म में आएगा। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो r इज इक्वल टू 1 लिया हमने, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 1।
r इज इक्वल टू 2 डालिएगा तो ये हो जाएगा 4a, है ना, 4a प्लस 2b प्लस c। r इज इक्वल टू 3 डालिएगा तो ये 5 और ये बन जाएगा 8a प्लस 3b एंड प्लस c। अब यहां से a b c की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4a प्लस b। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2a, तो यानी a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 हम किसी एक में डाल देते हैं, चलिए इसी में डाल देते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1 और a और b की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं तो 8 - 3, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो देयरफॉर हमारा जो rth टर्म आएगा वो आ जाएगा 2 टू द पावर r एन माइनस n। ठीक है, 2 टू द पावर r माइनस n। देखते हैं कि इससे हमें सारे टर्म्स मिलते हैं कि नहीं। तो r इज इक्वल टू 1 लिया हमने, तो फर्स्ट टर्म t1 यहां से आया आपका 1, ठीक है, वो 1 था। r इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग सेकेंड टर्म जो आया वो 4 - 2, तो ये 2 आना चाहिए था। r इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 3 आया तो ये 8 - 3 5 आना चाहिए था। r इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग 2 टू द पावर 4 इज 16 - 4 12, तो ये भी आया 12 और ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी हमने जो जनरल टर्म निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आपका जनरल टर्म टी आर इज इक्वल टू 2 टू द पावर r माइनस आर ही होगा, n नहीं, क्योंकि n तो rth टर्म निकाल रहे हैं ना, तो -r। ठीक है, एक शॉर्टकट हम यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं ले सकते, यहाँ भी शॉर्टकट ले सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लेंगे देखिए ध्यान से। तो जब आप यहाँ पे टी आर लिख रहे हो, ठीक है, टी आर लिख रहे हो तो a 2 टू द पावर r तो लिखो, आप चाहो तो a 2 टू द पावर r माइनस 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, a 2 टू द पावर r माइनस 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका 2 टू द पावर r माइनस 1 में एक 2 से डिवाइड कर रहे हो वो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। a टाइम्स 2 टू द पावर r माइनस 1 प्लस b टाइम्स r माइनस 1 लिखो। ठीक है, एन प्लस c। अब देखो फायदा क्या होगा इससे, r इज इक्वल टू 1 डालोगे तो t1 आएगा और ये वैल्यू आ गई आपकी a। इनफैक्ट यहाँ पे r माइनस 1 डालने का कोई फायदा नहीं है, तो ये a टू द पावर r ही रखो। r माइनस 1 डालने का यहीं पे b में फायदा है, तो यहाँ पे a इंटू 2 टू द पावर r ही लिखेंगे। तो r इज इक्वल टू 1 डालोगे तो ये 1 हो गया, यहाँ से बन गया 2a एन प्लस c। तो क्या है ना, b आपका एलिमिनेट हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यूज कर लो, वरना आपके पास ये मेथड है ही। अब ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए आइए देखिए ट्रेडिशनल मेथड हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। अगर हम सम वाला अगर अपना अप्रोच लेते हैं तो s को हम लिखते हैं 1 + 2 + 5 + 12 + 27 एंड प्लस सो ऑन, कहां तक जाते हैं हम भाई, tn तक। फिर सम s को वापस से लिखते हैं एक एक टर्म शिफ्ट करके, तो 1 + 2 + 5 + 12 एंड प्लस सो ऑन एंड प्लस tn। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये हो गया 0, यहां से वैल्यू आ गई 1। ठीक है, प्लस ये आपका आ गया 1 + 3 + 7 + 15 एंड प्लस सो ऑन, यहां तक आएगा आपके पास और माइनस tn। तो अगर हम यहां से अगर देखें तो यहां से यहां तक के टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और ये बन जाएगा tn को इस तरफ ले आए और ये 1 को भी इधर ले आए, तो tn - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। और ये टोटल कितने टर्म्स हैं, n - 1 टर्म्स हैं, ये याद रखेंगे, ये n - 1 टर्म्स है। तो आपके पास ये वैल्यू हो गई 1 + 3 + 7 + 15। ठीक है, ये अप टू कहाँ गया, n - 1 टर्म्स।
तो मान लेते हैं इसका जो n-1th टर्म है वो t ऑफ n-1 आया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा तो इसका भी अभी हमें पता नहीं है कि ये एपी में है कि जीपी में है, तो हम इस पे वापस से वही वाला काम करेंगे। t ऑफ n-1 इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 1, एक एक टर्म शिफ्ट करेंगे, +3 +7, यानी यही आपको मेथड एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। तो t ऑफ n-1, अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन गया 0। ठीक है, इधर आपके पास आ गया 1 +2 +4 +8 एंड प्लस सो ऑन। ये टोटल टर्म्स कितने होंगे? टोटल टर्म्स n-1 टर्म्स है। ठीक है, n-1 टर्म्स। ठीक है, और माइनस ऑफ t ऑफ n-1, तो आपका t ऑफ n-1 आ गया आपका कितना? इस जीपी का सम। तो फर्स्ट टर्म इंटू 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो यानी आपका t ऑफ n-1 आ गया 2 टू द पावर n-1 -1, यानी tn कितना आ जाएगा? तो n-1 के बदले में n डाल दो तो 2 टू द पावर n-1 आ गया, तो ये आपका tn आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे t ऑफ n-1 कितना था? t ऑफ n-1, सॉरी ये माइनस अलग तरीके से था, तो यहां से आपका t ऑफ n-1 की जो वैल्यू थी वो इस सीक्वेंस के n-1 टर्म्स का सम था। ठीक है, इस सीक्वेंस का n-1 टर्म्स का सम था, यानी इस सीक्वेंस का n-1 टर्म्स का सम था, है ना? तो ये हो जाएगा आपका समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n-1 2 टू द पावर n-1, है ना? ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ गई आपकी। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या है? ये तो जीपी का सम हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है 2, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1। ठीक है, -1 अपॉन 2 -1, और -1 इसका सम क्या हो जाता है? n, और यहाँ n के बदले में n-1 दिया हुआ है तो माइनस ऑफ n-1। ठीक है, तो यानी यहाँ से t ऑफ n-1 की जो वैल्यू आ गई, देखिए ये 2 इंटू 2 टू द पावर n-1, इनफैक्ट इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर n-2 एन -n+1। ठीक है, ये 1 को भी इधर ले जाके ऐड कर दीजिए, तो आपका nth टर्म देखिए वही आ जाएगा जो हमारा आया था 2 टू द पावर n-n। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस तरीके से जाने में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो रादर देन गोइंग इनटू कंफ्यूजन वी विल ट्राई दिस अप्रोच, है ना? तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। क्लियर? चलिए, अब देखिए अगला मेथड देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस इन अगर एपी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस या सेकंड ऑर्डर डिफरेंस अगर एपी में होता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली nth टर्म का जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। डायरेक्टली nth टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? tn इज इक्वल टू a टाइम्स n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स d1, n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स d2, एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पे a हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस हो जाता है, d1 हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हो जाता है, d2 जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आया था, तो इसमें हम इसका जनरल टर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए कैसे? a यानी इस एपी का इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म प्लस n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहां से देखिए क्या लिखा हुआ था, n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स d1, है ना? तो n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स d1, d1 क्या था? फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, एंड प्लस n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स d2, यानी ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का फर्स्ट टर्म, तो 3। तो ये आपका आंसर बनेगा। यानी सीधे सीधे मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूं तो ये लिखा हुआ है 3 + 4 टाइम्स ऑफ n-1 एंड प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू n-2। देखिए यही वाला टर्म तो आ गया हमारा, और यही तो हमारा था जनरल टर्म। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम आ गया। तो
आप डायरेक्टली इस मेथड को यूज करके आंसर निकाल सकते हो। तो जनरल टर्म निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और अगर ये आपने निकाल लिया तो सम ऑफ एन टर्म्स तो आप निकाल ही सकते हो ना, तो सम ऑफ एन टर्म्स इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर आप याद रख सकते हो तो इसको इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है।